Assalamu alaikum everyone and welcome to my YouTube channel Study with Hatija. I'm Miss Hatija and today we will be studying our previous lecture that was AC circuits. आज हम पढ़ेंगे AC through inductor. कल हमने एक resistive circuit पढ़ा था, आज हम एक inductive circuit पढ़ेंगे. अब AC through inductor is an AC circuit with which we have connected a pure inductor. यानी एक ऐसी AC circuit, एक ऐसी AC source जिसके साथ हम एक pure inductor connect कर दें तो उसको हम कहते हैं कि दैट दिस सर्किट इज कॉल्ड AC थ्रू एन इंडक्टर. AC थ्रू इंडक्टर की स्पेशलिटी क्या है कि इंडक्टर एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसी वुंडेड कॉइल होती है जिसके पास एक कैपेसिटी है कि वो चार्ज को स्टोर कर सकती है फॉर दैट टाइम जब कुछ सर्किट को बैक टू द सर्किट प्रोवाइड करना है. अब अगर डायग्राम पे देखा जाए तो मैंने एक इंडक्टर जो कि एक प्योर इंडक्टर है उसको एक AC सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है. अब जब AC सोर्स की पोलैरिटी पहली हाफ साइकिल के लिए एक डायरेक्शन पे होगी तो जो ये हमारे पास इंडक्टर है ये चार्ज होता जाएगा और जब इसकी सेकेंड हाफ साइकिल में पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी तो जस्ट टू मेंटेन द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज दैट वाज प्रोवाइडेड बाय दिस AC सोर्स, ये इंडक्टर जो हमारा है ये जो इस पे स्टोर एनर्जी या वोल्टेज होगी वो इसको बैक टू द सर्किट प्रोवाइड कर देगा. यानी ये जो हमारे पास वैल्यू थी वोल्टेज की, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो कि हमारी सर्किट पे ट्रेवल करती है, पास कर रही थी, उसको कम या ज़्यादा होने से बचाता है, उसको एक एवरेज लेवल पे मेंटेन रखता है. अगर पहले हाफ साइकिल पे AC की पोलैरिटी इन वन डायरेक्शन थी तो इंडक्टर चार्ज हो रहा था, ये एनर्जी को स्टोर कर रहा था इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अगली हाफ साइकिल में जब उसकी पोलैरिटी रिवर्स हो गई तो फिर जस्ट टू मेंटेन द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट या फिर एनर्जी, हमारे इंडक्टर ने जो एनर्जी इसने स्टोर की थी बैक टू द सर्किट प्रोवाइड कर दी. इस पे हमने बेसिकली स्टडी करना है कि जो वोल्टेज इसने स्टोर किया है हमने उस वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है और साथ ही साथ हमने देखना है कि अगर हम एक AC को इंडक्टर के साथ कनेक्ट करें तो उसमें करंट और वोल्टेज का बिहेवियर किस तरह का होगा, उस पर इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगी और साथ ही साथ उसमें पावर लॉस होगी या नहीं होगी. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन के साथ. तो यहाँ मैं आपको पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया हुआ है कि जो हमारी अप्लाइड वोल्टेज होती है वो इक्वल होती है हमारी बैक EMF के प्लस द वोल्टेज ड्रॉप अगेंस्ट अ रजिस्टर. यानी अगर हमने कोई भी ऐसी चीज़ रजिस्टर कोई भी ऐसी चीज़ लगाई जो कि एनर्जी को कंज्यूम करती है तो जो अप्लाइड वोल्टेज यानी V है हमारे पास वो हमारे पास बैक EMF और उस पोटेंशियल या फिर उस वोल्टेज ड्रॉप का सम होता है. बट यहाँ हमने इंडक्टर लगाया और इंडक्टर की रेजिस्टेंस इक्वली निग्लेजिबल रखी जाती है ताकि इसमें बिल्कुल भी पावर लॉस ना हो. तो यहाँ मैं इसे लिख सकती हूँ कि ड्यू टू इंडक्टर जो रेजिस्टेंस है मेरे पास वो अप्रॉक्सीमेटली क्या है, ज़ीरो. यानी रेजिस्टेंस इतनी निग्लेजिबल है कि पावर लॉस होने के चांसेस नहीं होते, इसलिए मैं इस पूरे फैक्टर को ही ज़ीरो लिख सकती हूँ. अगर रेजिस्टेंस ज़ीरो है तो करंट ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगी. तो अप्लाइड वोल्टेज V इज इक्वल टू द बैक EMF. ये मेरे पास एक मेरी इक्वेशन निकल आई कि जो अप्लाइड वोल्टेज थी वो हम सब जानते हैं कि वो बैक EMF और वोल्टेज ड्रॉप का सम होती है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो इंडक्टर के केस में निग्लेजिबल यानी ज़ीरो के अप्रॉक्सीमेट होती है, इसलिए हमने सिंपली लिखा है कि जो वोल्टेज है वो बैक EMF के इक्वल है. अब हम आगे देखें तो हमारे पास बैक EMF इन द केस ऑफ इंडक्टर, जैसे कि सेल्फ इंडक्टर्स हमने स्टडी किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर पे, वो क्या है कि बैक EMF इन द केस ऑफ इंडक्टर इज इक्वल टू कैपिटल L यानी इंडक्टेंस डेल्टा I ओवर डेल्टा T. अगर मैं इसी वैल्यू को इस इक्वेशन में प्लेस करूं यानी L बैक EMF की जगह इसकी वैल्यू यहाँ प्लेस कर दूं तो मेरे पास आएगा कि V यानी अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू L डेल्टा I ओवर डेल्टा T. अब यहाँ के केस पर मैं पिछले लेक्चर में भी स्टडी किया था कि जो हमारे पास I की वैल्यू है वो क्या है, दैट I इज इक्वल टू I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी. मैं पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि ओमेगा टी हम क्यों यूज़ करें इंस्टेड ऑफ अ सिंपल जो हम यूज़ करते हैं थीटा का साइन, तो मैं दोबारा से एलेबरेट नहीं करूँगी. अब यहाँ मैं अगर आई की वैल्यू प्लेस करूँ तो इट विल बी वी इज इक्वल टू एल डेल्टा बाहर आया आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी ओवर डेल्टा टी.
अब यहाँ मैंने कुछ डेरिवेटिव्स लेने हैं। अगर तो इफ़ यू आर प्री मेडिकल स्टूडेंट तो आपने सिर्फ याद रखनी है 2 बातें। यहाँ मैं एक साइड बॉक्स बना के आपको याद करने के लिए लिख देती हूँ। अगर मैं डेरिवेटिव लूँगी साइन ओमेगा टी का तो मेरे पास निकलेगा कॉस ओमेगा टी, और अगर मैं लूँगी डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी का तो मेरे पास माइनस साइन ओमेगा टी निकलेगा। इससे ज़्यादा प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए याद रखने वाली बात नहीं है। और इफ़ यू आर प्री इंजीनियरिंग या आईसीएस के स्टूडेंट्स तो फिर आपको ये बेसिक मैथ का पता होगा, क्योंकि ये लेवल पे आप लोग स्टडी कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ इसका डेरिवेटिव लूँ तो v किसके इक्वल आएगा, एल एज इट इज़, आई एम बाहर आ जाए। मैं डेरिवेटिव लेती हूँ पहले साइन ओमेगा टी का, और फिर डेरिवेटिव होगा मेरे पास साइन ओमेगा टी, यानी हाल जो मेरे पास एंगल था वो टी का। अब जब मैं देखूँ तो ये टी उस टी से कैंसिल हो गया। अब मैं लिखूँगी कि v इज़ इक्वल टू एल आई एम, ये डेरिवेटिव साइन ओमेगा टी इज़ इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, मैं इसकी वैल्यू यहाँ लिख देती हूँ कॉस ओमेगा टी। ऐसे सिंपल कैंसिलेशन करी तो मेरे पास डेरिवेटिव ओमेगा का एज इट इज़ ओमेगा आ गया। अब जब मैं इसको सिंपल करके लिखूँ तो v इज़ इक्वल टू एल आई मैक्सिमम ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ आपने कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं करनी कि ये भी ओमेगा है ये भी ओमेगा है, मल्टीप्लाई करके ओमेगा स्क्वायर कर दिया जाए, तो नहीं। जो ये ओमेगा है मेरे पास ये एंगल शो कर रहा है। जैसे मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि ये हमारे पास होता है कि थीटा इज़ इक्वल टू ओमेगा टी, यानी ओमेगा टी यहाँ एंगल को शो कर रहा है, जबकि जो ये मेरे पास ओमेगा है ये एंगुलर वेलोसिटी को शो कर रहा है। ये 2 डिफरेंट टर्म्स हैं, बेशक इनके सिंबल सेम लग रहे हैं, बट यहाँ पूरा ओमेगा टी को कंसिडर करें, यहाँ हम सिर्फ ओमेगा को कंसिडर करें। तो कभी भी गलती नहीं करनी कि आप लिख दें एल आई मैक्सिमम कॉस ओमेगा स्क्वायर टी, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो एल आई मैक्सिमम ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ से क्योंकि हम पिछले सारे लेक्चर में देख चुके हैं कि हमें चाहिए होती है कि v इज़ इक्वल टू वी मैक्सिमम कॉस ओमेगा टी या फिर v इज़ इक्वल टू वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। तो मैं बाय कन्वेंशन या बाय कंडीशन लिखूंगी कि लेट जो हमारा ये पार्ट है यानी एल आई मैक्सिमम ओमेगा इज इक्वल टू वी मैक्सिमम। ये थ्रू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी हम निकालते हैं, लेकिन अभी सिंप्लीफाई करने की बात बता देती हूँ कि हम बाई कंडीशनल इसे लिख रहे हैं कि क्योंकि हमने अपनी इक्वेशन को मैक्सिमम वाली फॉर्म पे लाना है, इसलिए हम कहते हैं जो ये पूरा फैक्टर है ये वी मैक्सिमम के इक्वल हम प्लेस कर देते हैं। तो v इज इक्वल टू वी मैक्सिमम कॉस ओमेगा टी, यानी अब यहाँ मेरे पास वोल्टेज की भी इक्वेशन निकल आई है और करंट की भी इक्वेशन है। तो अब अगर मैं इन लोगों का ग्राफ बनाऊँ इन दोनों का, ताकि मैं इनका बिहेवियर स्टडी कर सकूँ और देखूँ कि इनके दरमियान फेज डिफरेंस कितना है। पहले हम करते हैं वोल्टेज का। तो वोल्टेज का हमारे पास कॉस के फंक्शन से हमने ग्राफ बनाना है। तो पहले अगर कॉस 0 स्टार्ट करूं तो कॉस 0 हमारे पास होता है 1, यानी मैक्सिमम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। और फिर कॉस 90 हमारे पास क्या होता है 0, यानी ये ग्राफ तो इस तरह हो गया अभी। फिर कॉस 180 -1 यानी ये, और कॉस 270 अगेन 0, फिर कॉस 360 अगेन 1, यानी ये एक पूरी वे मेरे पास बन गई v कॉस ओमेगा टी की, यानी वोल्टेज की मेरे पास ये एक साइनोसाइडल वेव फॉर्म बन गई। अब अगर मैं देखूं तो अब हम देख रहे थे कि अब हमने ये तो हमने कर लिया v के लिए, अब हम करते हैं अपनी करंट के लिए यानी I के लिए। ये v के लिए था, हम करंट के लिए करें। तो करंट साइन के फंक्शन पे है, तो साइन 0 इज़ 0, तो हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ। साइन 90 इज़ 1, यानी मैक्सिमम की तरफ ग्राफ जाएगा। फिर साइन 180 इज़ अगेन 0, यानी ग्राफ फिर 0 पे चला गया। फिर साइन 270 इज़ -1, यानी मेरे पास इधर आ गया। और साइन 360 इज़ इक्वल टू 0, यानी मेरा ग्राफ
यहाँ के बंद हो गया। तो अब अगर मैं देखूँ कि ये मेरे पास मेरी करंट है, ये मेरे पास मेरी वोल्टेज है, तो जो इन दोनों के दरमियान मेरे पास फेज़ डिफरेंस तो आ रहा है, ये 0 पे है और ये 90 डिग्री पे है। मैं बाय कन्वेंशन इस फेज़ डिफरेंस को 90 का कंसिडर कर रही हूँ। बेशक मेरे पास कॉस की 0 पे मैक्सिमम वैल्यू 1 आई थी, बट दैट मैक्सिमम वैल्यू इन दिस ग्राफ वुड बी 90 डिग्री, कि मैं बाय कन्वेंशन बोलूँगी कि जो डिफरेंस है इनके बाद 90 डिग्री का है। तो मैं यहाँ क्या बोल सकती हूँ कि जो V और I के दरमियान फेज़ डिफरेंस है वो 90 डिग्री है। अब अगर ग्राफ को देखा जाए तो V का जो ग्राफ है, साइनोसाइडल वेव है, वो पहले स्टार्ट हो रही है और बाद में I वाली आ रही है, यानी अबव V एंड डाउन I है। तो मैं बोलूँगी जो V है मेरे पास वो लीड कर रहा है करंट को बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ 90, यानी V जो है वो 90 का फेज डिफरेंस आगे है करंट से, और जो करंट है चूँकि वो नीचे से स्टार्ट हो रही है, V से पीछे है, तो करंट लैग्स वोल्टेज बाय फेज डिफरेंस ऑफ 90। तो यहाँ तक हमने डेरिवेशन कर ली, हमने पहले वोल्टेज की वैल्यू निकाली, फिर हमने उनको ग्राफ पे प्लॉट किया। अब हम देखते हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है। तो गाइज अब देखते हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारे पास क्या है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बेसिकली वो रेजिस्टेंस होती है जो एक इंडक्टर अपोज करता है एसी करंट को, यानी वो रेजिस्टेंस जो कि एक इंडक्टर ऑफर करेगा टू द फ्लो ऑफ एसी करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्स एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं कि रेजिस्टेंस offered by inductor to flow of AC, यानी एसी करंट के फ्लो को जो रेजिस्टेंस ऑफर की जाएगी बाय एन इंडक्टर इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस XL। अब इसको मैं बाय कन्वेंशनली ओहम्स लॉ से ड्राइव करती हूँ, क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस है तो वो ओहम लॉ से ही निकलती है। जो मेरे पास एक नेचुरल या फिर एक हमारे पास बड़ी कन्वेंशनल सी इक्वेशन है वो है V इज इक्वल टू IR। यहाँ जो R है हमारे पास वो रेजिस्टेंस है, लेकिन इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारे पास XL है जो कि है रेजिस्टेंस इन द केस ऑफ एन इंडक्टर। तो यहाँ मैं सिंपली इस R को रिप्लेस कर दूंगी बाय माय इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी कि वोल्टेज इज इक्वल टू IXL। अब यहाँ से मैं XL की वैल्यू निकालूँ तो XL इज इक्वल टू V ओवर I। अब यहाँ जो मैं वैल्यूज़ लूँगी वो सिंपल V नहीं बल्कि इनकी मैक्सिमम वैल्यूज़ लूँगी, क्योंकि मैं बोला मैक्सिमम के टर्म पे मैं एक्सेल निकाल रही हूँ। रेजिस्टेंस जो मेरे पास मैक्सिमम तब ही होगी जब मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज या फिर करंट होगा। तो अगर पीछे याद हो तो मैंने बोला था कि हम वी एम को किसके इक्वल प्लेस कर रहे हैं, ओमेगा एल आई मैक्सिमम के। मैंने पिछले इक्वेशन पे आपको एक्सप्लेन किया था जब हम वोल्टेज ड्राइव कर रहे थे। तो अब अगर मैं इसी चीज़ को इस वी एम की जगह प्लेस करूँ तो होगा एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल आई मैक्सिमम ओवर आई मैक्सिमम। तो यहाँ ये आई मैक्सिमम इस आई मैक्सिमम से कट आउट हो गया, तो एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल। अब यहाँ से हम दोबारा से वापस चलते हैं, जो हमारे पास रिलेशन है बिटवीन एंगुलर और लीनियर हमारे पास जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं। तो वहाँ हमारे पास होता है कि जो ओमेगा होता है हमारे पास वो इक्वल होता है 2πf के। ओमेगा हमारे पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, 2πf, यानी फ्रिक्वेंसी के इक्वल आ रही है। तो अब मैं इस वैल्यू को ओमेगा की जो एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू है इसको मैं इस इक्वेशन में प्लेस करूँ तो एक्स एल इज इक्वल टू 2πf L, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस तब ग्रेटर होगी जब फ्रिक्वेंसी ग्रेटर होगी, यानी किसी भी इंडक्टर की इंडक्टेंस या उसकी रिएक्टेंस तब ग्रेटर होगी जब उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ग्रेटर होगी। तो यानी मेरे पास जो इंडक्टिव रिएक्टेंस की एक फाइनल एक्सप्रेशन निकल आया है वो है कि एक्स एल इज इक्वल टू 2πf L।
यानी ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर, ग्रेटर विल बी द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ दैट इंडक्टर विच इज कनेक्टेड विद द AC सोर्स। तो यहाँ तक हमें निकाली रिएक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस जो कि इंडक्टर देगा टू द फ्लो ऑफ AC। अब हम स्टडी करते हैं पावर लॉस इन एन इंडक्टर। अब हम देखें पावर लॉस इंडक्टर। जो पावर लॉस की एक सिंपल सी इक्वेशन हमारे पास होती है वो होती है P इज इक्वल टू वी आई। यानी किसी भी इंस्टेंस पे अगर मैंने पावर लॉस निकालना है तो मैं उसके वहाँ के वोल्टेज और करंट के कंपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू निकालूंगी। तो अब हमारे पास आता है P इज इक्वल टू वी की हमारे पास वैल्यू क्या है, V मैक्सिमम कॉज ओमेगा टी, एंड I की वैल्यू हमारे पास I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। यहाँ पुट करूँ तो V मैक्सिमम कॉज ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाय I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। अब मैं इन दोनों V मैक्सिमम I मैक्सिमम एक साथ कर लेती हूँ। V मैक्सिमम एंड I मैक्सिमम इंटू कॉज ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाय साइन ओमेगा टी। अब अगर हम कोई भी इंस्टेंट ले लें, यानी अगर मैं लेती हूँ कि वो इंस्टेंट जबकि हमारे पास कॉस भी ज़ीरो है और साइन भी ज़ीरो है, तो मैं आपको समझाती हूँ कि इसका आंसर कैसे आएगा। अब मैं कहती हूँ कि लेट मी से, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं ऐसे जब हमारे पास कॉस की वैल्यू भी क्या है ज़ीरो पे, एट ज़ीरो एंगल लेती हूँ, 0 डिग्री पे लूँ तो कॉस ज़ीरो मेरे पास क्या है 1, बट साइन ज़ीरो मेरे पास क्या है 0। यानी जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो कॉस 0 तो 1 आएगा, बट साइन 0 0, तो 0 इंटू 1 0। मेरे पास इसका आंसर 0, तो पावर यहाँ 0। अगर मैं फॉर एग्जांपल 90 का एंगल लेती हूँ तो कॉस 90 इज इक्वल टू 0, बट साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो जब मैं 0 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा ये आंसर दोबारा 0 आएगा। तो उससे क्या कंक्लूड होता है कि किसी भी इंस्टेंट पे अगर मैं AC थ्रू इंडक्टर पे पावर लॉस स्टडी करूँ तो मेरे पास आंसर हमेशा 0 आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो हमारे पास एक फैक्टर दिया गया है कॉज ओमेगा टी साइन ओमेगा टी दूसरे को अपोज करें, तो यानी इन दोनों की वैल्यू तो 0 ही निकलेगी एट एवरी इंस्टेंट, और क्यों निकलेगी वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो यानी इन शॉर्ट द पावर लॉस इन एन इंडक्टिव सर्किट इज 0, यानी वो 0 होता है। क्यों 0 होता है आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि जो हमारे पास सर्किट जो है वो उससे देती है एनर्जी वो इंडक्टर स्टोर करता है, और जब सर्किट की पोलैरिटी चेंज हो जाती है तो वही स्टोर्ड पावर बैक टू द सर्किट प्रोवाइड कर देता है। इससे क्या होता है कि जो पावर है वो लॉस नहीं होती और विद इन द सर्किट रिमेन रहती है। अब इसके पावर लॉस का ग्राफ ड्रॉ किया जाए, वो ही ड्रॉ करती हूँ। हमारे पास वोल्टेज का ग्राफ, ये करंट का, ये अब जब मैं इनका बनाऊंगी तो विल बी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव गिव्स मी अ ग्रेटर पॉजिटिव पीक, यानी ये मेरे पास पावर फैक्टर है, और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव गिव मी अ नेगेटिव पीक। यहाँ नेगेटिव नेगेटिव गिव मी अ पॉजिटिव पीक, और पॉजिटिव नेगेटिव गिव मी अ नेगेटिव पीक। तो यानी अगर जो एनर्जी पॉजिटिव में थी वो नेगेटिव में आके खत्म, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के इफेक्ट को कैंसिल करे तो यानी पावर लॉस इन एन इंडक्टिव सर्किट हमारे पास क्या होगी 0 होगी। यानी अगर हम एक इंडक्टर को कनेक्ट कर दें विद एन AC सोर्स तो हमारे पास पावर लॉस नहीं होगी। वो मैं बता चुकी हूँ, इंडक्टर स्टोर करता है पावर को, ना कि रजिस्टर की तरह उसे डिसिपेट करता है। तो आज का लेक्चर यही खत्म होता है। इफ़ यू स्टिल हैविंग एनी क्वेश्चन सो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और अपनी इंस्टाग्राम ID एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। उसके अलावा आज तक के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। इफ़ यू आर न्यू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान।